हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं और आज से अपन स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कई प्रकार की होती है। अलग अलग आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्रियाकारकों के अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के आधार पर बता रहा हूं कि अभिक्रियाएं 4 प्रकार की है। ऐसे ही क्या है, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं होती, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है या एक दिशा में, इस आधार पर भी अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय। तो अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, आधार ये ले रहे हैं कि क्रियाकारकों के रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। क्रियाकारक आपस में किस तरीके से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की है। संयुग्मन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है समझते हैं। देखो संयुग्मन, इसका मतलब होता है योग या जुड़ना। जैसे मान लीजिए ए और बी ये 2 क्रियाकारक है, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और अभिक्रिया में ये दोनों आपस में जुड़ गए, जुड़ने से एक उत्पाद बन गया ए बी। तो ऐसी अभिक्रिया होगी संयुग्मन अभिक्रिया। या फिर मान लीजिए आपके पास में क्रियाकारक 3 ए बी सी और ये तीनों क्रियाकारक आपस में जुड़ करके केवल एक उत्पाद बना देते हैं एबीसी। ठीक है, तो ऐसे कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें क्रियाकारक आपस में जुड़ जाते हैं और उत्पाद एक बना लेते हैं। आपस में जुड़ जाए, जितने भी क्रियाकारक 2 या 2 से ज्यादा जितने भी क्रियाकारक वो आपस में जुड़ जाए और उत्पाद केवल एक प्रदान करे आपको, तो वो अभिक्रिया होगी संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी है अपघटनीय अभिक्रिया। तो अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होता है, देखो अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है इसका अर्थ, टूटना। तो देखो आपके पास में कोई क्रियाकारक है ए बी, ये टूट करके ए और बी बना लेता है। तो देखो इसका मतलब हुआ कि क्रियाकारक एक होगा और वो टूट करके 2 या 2 से ज्यादा क्या कर ले, उत्पाद बना ले। जैसे ए बी और सी ये क्रियाकारक है, ये टूटता है तो ए बी सी 3 उत्पाद बना लेता है ये। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, क्रियाकारक एक होगा और वो टूटेगा, टूटने पर 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, उत्पाद बनेंगे। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए विस्थापन कैसे होता है, आपके पास में कोई यौगिक है ए बी और एक तीसरा है कोई सी। ठीक है ना भाई। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए ये जो सी है ये इस ए की बिरादरी का है, जो सी कर सकता है वो ए बी कर सकता है। अब इसमें क्या है कि जैसे सी मान लीजिए ज्यादा क्रियाशील है या ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये सी क्या करेगा, इस ए को यहां से बाहर निकाल देगा। तो क्या बनेगा, आपको क्या मिल जाएगा, सी बी प्लस ए। इसे अपन बोलते हैं सी ने ए का विस्थापन कर दिया, उसको उसकी जगह से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके की कोई अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ है तो उसके परमाणु या परमाणु की जगह कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाए तो उसे आप बोलोगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और लास्ट देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें देखो ऐसे होता है जैसे ए और बी और इधर से सी प्लस डी, सी डी, ये दोनों क्रियाकारक है ए बी और सी डी। अब मान लीजिए ये किसी एक प्रकार के आयन का आदान प्रदान कर ले। जैसे मान लीजिए ये बी का और डी का आदान प्रदान कर लेते हैं, बी तो डी की जगह चला जाता है और डी बी की जगह आ जाता है, तो आपको मिलेगा ए डी प्लस सी बी। ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई अभिक्रिया आपको नजर आ रही है तो उसे अपन बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये तो क्या है कि समझने का तरीका है कि इन अभिक्रियाओं को आप पहचानोगे कैसे। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर केवल मैं आपको 2 अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा, एक तो संयुग्मन अभिक्रिया और दूसरा होता है अपघटनीय अभिक्रिया।
इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में अपन इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। शेष बची जो अभिक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इतनी बातों को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में जो अपन संयुग्मन अभिक्रिया पढ़ेंगे डिटेल से और अपघटनीय अभिक्रिया पढ़ेंगे डिटेल से, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले आप ये बातें। ठीक है, नोट किया आपने? मैं मिटाऊं इनको? तो देखो हम ले लेते हैं अब संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया तो हमें ये तो पता ही है कि इसमें A प्लस B ऐसा होगा और एक नया उत्पाद बनेगा। तो इसको परिभाषित कैसे करोगे आप? कैसे परिभाषित करोगे इसको कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। कितना उत्पाद बनाते हैं? केवल एक उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया को आप बोलोगे संयुग्मन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिख दे मैं पहले तो अपन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, उत्पाद इसमें हमेशा एक बनेगा, ये याद रखना। यदि संयुग्मन अभिक्रिया है तो उसमें उत्पाद कितना होगा? एक होगा। ठीक है, दूसरी बात देखो कि इस अभिक्रिया में साधारणतः क्या होता है कि क्रियाकारकों का योग होता है। क्रियाकारक आपस में जुड़ जाते हैं, जोड़ होता है क्रियाकारकों का, इसलिए इस अभिक्रिया को योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को? योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो दूसरी बात अपन क्या जाना अपन ने कि इस अभिक्रिया में क्रिया कारकों का योग या जोड़ बोल सकते हो आप, जोड़ होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है भाई। एक बात और देख लो कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्रियाकारकों के मध्य नए बंध बनते हैं और उत्पाद प्राप्त हो जाता है। जैसे ये दोनों क्रियाकारक, इन दोनों के बीच में बंध बनेगा और सीधा आपको क्या मिल जाएगा, उत्पाद मिल जाएगा। तो एक बात और ये याद रख लें कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों के मध्य रासायनिक बंध बनते हैं और उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये तीन बातें आप नोट कर लो। पहले संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा और इसमें दो विशेषताएं भी अपन ने बताई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक हो और वो आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाए, वो संयुग्मन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों का योग या जोड़ होता है, इसलिए इसे योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है। और इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों के मध्य क्या होते हैं, रासायनिक बंध बन जाते हैं और उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करो, फिर इसके मैं उदाहरण बताता हूं आपको। संयुग्मन अभिक्रिया है ना, उसके उदाहरण बताते हैं फिर, तो नोट करो। ठीक है भाई, किया नोट? उदाहरण देखें इसके। तो देखो संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण। तो उदाहरण देखो इसके। उदाहरण, तो इसमें पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं, कोयले का दहन। तो देखो भाई, इसमें कोयला या कार्बन ये है, इसको जब जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो तीर के निशान के इधर वाले क्रियाकारक है और इधर वाले क्या है, उत्पाद है। इसमें ये दोनों क्रियाकारक है, ये आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने परिभाषा में यही कहा है भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखो, मैग्नीशियम फीते का दहन, यानी कि मैग्नीशियम की जो रिबन है या फीता है उसको जब जलाया जाता है तो ये आपका मैग्नीशियम है, ठोस अवस्था में होता है ये। इसको जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो सफेद राख के रूप में होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं एक बार। तो पहले तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, उधर एक ही है, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 लगाता हूँ, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, इसमें भी देख लो क्रियाकारक 2 है और उत्पाद कितना बना, 1 बना है। अब अगला उदाहरण अपन लेते हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि किसी पदार्थ के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो देखो ये अणुसूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का अणुसूत्र है, ये गैस है। ठीक है, इसकी हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन इस एथीन से जुड़ जाता है, यानी कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और आपको मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना, तो देखो यहाँ 2 था, एक हाइड्रोजन तो यहाँ के जुड़ा और एक हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया, ये भी गैस है। ठीक, अब देखो ये तो क्या है, एथीन है,
और इसे क्या बोला जाता है, एथेन। एथीन में ये एथेन, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि एथीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, इसलिए अपन बोल रहे हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण। यह अभिक्रिया कब कब होगी, यहाँ पर निकल उत्प्रेरक काम आता है, दाब होना चाहिए 100 ATM और आपको तापमान चाहिए 473 केल्विन तापमान, 473 केल्विन तापमान, ठीक है। या फिर 473 है आपके पास में, इसमें से आप -200 कर लो, 273 कर लो, तो ये मान डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, तो 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये मान, ठीक है। तो आप 473 की जगह 200 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है, इनको वीडियो को पॉज करके आप नोट करो। ये सभी उदाहरण किसके हैं, संयुग्मन अभिक्रिया के हैं, जिसमें क्रियाकारक 2 दिख रहे हैं आपको और उत्पाद हमेशा कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो इन उदाहरणों को। ठीक है भाई, किया नोट, मिटाऊं? तो देखो ये संयुग्मन अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद में अपन लेते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, दूसरी जो अभिक्रिया है वो। तो ले लेते हैं हम अब दूसरी, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। तो इसमें एक क्रियाकारक होगा, क्रियाकारक 1 होगा और वो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। प्लस सी, देखो तीर के निशान के इधर वाले क्रियाकारक होते हैं और इधर वाले उत्पाद होते हैं। तो इसमें क्रियाकारक हमेशा 1 होना है और वो टूट करके 2 या 2 से अधिक क्या करेगा, उत्पाद प्रदान करेगा। तो क्या बोलेंगे इसके लिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे अपन बोलते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। तो परिभाषा अपन लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी बात देखो क्या है कि इसमें क्या होता है, जो क्रियाकारक होता है वो अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु होता है जो टूट करके कम अणुभार वाले छोटे अणुओं का क्या करता, निर्माण करता है। तो दूसरी बात अपन यहां पर क्या लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक अधिक
अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो टूटकर कम अणुभार वाले छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक बात और कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो क्रियाकारक उसके बीच में पहले से बने हुए जो बंधन है वो टूटते हैं और सीधा हमें छोटे उत्पाद क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये ए और बी है, इनके बीच में कोई बंध था वो टूट गया, दोनों अलग हो गए। यहाँ ए बी सी है, इनके बीच में कोई बंध था, टूट गए और तीनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो क्या लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक लिखते हैं, क्रियाकारक के मध्य का बंध टूटता है, वह छोटे उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन बातों को नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। ये जो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया है उसमें और भी एक बात है, तो वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो इन बातों को। ठीक है भाई, मिटाऊं। तो देखो क्या बात है अब आगे कि जब भी कोई पदार्थ टूटता है, जब भी कोई पदार्थ का वियोजन होता है या अपघटन होता है, तो उस पदार्थ को ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या करना होता है, उस पदार्थ को ऊर्जा देनी पड़ती है। और ऊर्जा भी अलग अलग रूपों की होती है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है। तो हम ये जो ऊर्जा देते हैं ना, इस ऊर्जा के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को हम क्या करते हैं कि 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। आप ऊष्मा ऊर्जा दोगे तो उसमें वियोजन या उसमें अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। आप प्रकाश ऊर्जा दोगे तो वो प्रकाश वियोजन हो जाएगा, और यदि आप विद्युत ऊर्जा दोगे तो वो विद्युत वियोजन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि वियोजन अभिक्रिया में क्रिया कारक को ऊर्जा देनी पड़ती है। यह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, तो क्या होगा, दी गई ऊर्जा के आधार पर वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। तो तीनों प्रकारों के नाम मैं आपको बताता हूं। पहली है जिसे अपन बोलते हैं
ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया की जगह आप अपघटनीय अभिक्रिया शब्द भी काम में ले सकते हो भी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या तापीय अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा देखो, प्रकाश अपघटनीय शब्द काम में ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अपघटनीय अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया आपकी होगी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो वीडियो पॉज करके पहले आप ये उतारो, फिर एक एक अभिक्रिया की बात करेंगे। जो अपघटनीय अभिक्रिया में 3 प्रकार हुए ना, तो तीनों की बात करते हैं अलग अलग। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो। ठीक है भाई, नोट किया, मिटाऊं। तो हम जो अपघटनीय अभिक्रिया है उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, तो एक एक प्रकार को पढ़ते हुए चलेंगे। देखो, इसका पहला प्रकार लेते हैं। पहले प्रकार को अपन ने बोला है ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बोल दो या अपघटनीय अभिक्रिया बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। तो भाई देखो, इस अभिक्रिया में आपको क्या करना होगा, क्रियाकारक को ऊर्जा दोगे ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ठीक है। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं या फिर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे आप बोलोगे ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देखो आप, यह है मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ये होता है ठोस अवस्था में। इसको मैं क्या करता हूं, 473 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करता हूं। अधिक ताप पर गर्म करता हूं मैं। तो गर्म करने का मतलब क्या हुआ कि इसको ऊष्मा दी मैंने। क्या दी इसको? ऊष्मा दी। ठीक है। तो जब आप इसको ऊष्मा देते हो तो ये CaO और CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये ठोस अवस्था में और ये गैस अवस्था में। तो ये क्रियाकारक है, इसने ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण किया और ये क्या हो गया, टूट गया। ऐसा ही दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं, ZnCO3। तो भाई इसको भी हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा दी हमने इसको भी। ठीक है। जब आपने इसको ऊष्मा दी तो ये टूटा ZnO में और प्लस CO2 गैस में। ठीक है। तो इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है। और इस अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे ये दोनों। ये पहला उदाहरण हो गया इस अभिक्रिया का और ये दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसका जो पहला प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, ये नोट करो उदाहरण सहित। ठीक है बेटा, अब देखो भाई दूसरा प्रकार ले लेते हैं इसी का, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो देखो दूसरा प्रकार ले लिया मैंने, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोल दो या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा, परिभाषा बस सेम रहेगी, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा इस बार क्रियाकारक। तो क्या लिखेंगे अपन कि ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके दो या दो से अधिक भागों में टूटता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो अपघटन बोलो चाहे अपघटनीय बोलो चाहे वियोजन बोलो, एक ही बात है। उदाहरण देख लो इसका। तो उदाहरण ले लेता हूं मैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। ठीक है, इसके ऊपर आपने प्रकाश डाला HBr के ऊपर, तो ये अपघटित होता है और ये बनाता है H2 और Br2, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर क्या हो जाता है, ये अपघटित हो जाता है। संतुलित करने के लिए यहां 2 लगा लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्रियाकारक है, इसने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया और ये क्या हो गया, 2 भागों के अंदर टूट गया। दूसरा उदाहरण ले लो इसी तरीका का। तो AgBr में ले लेता हूं सिल्वर ब्रोमाइड। इसके ऊपर भी जब आपने प्रकाश डाला तो प्रकाश डालने पर ये क्या होता है कि Ag और Br2 इन 2 भागों में टूट जाता है। संतुलित करने के लिए यहाँ दोनों जगह 2-2 लगा लेता हूं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होगा, क्रियाकारक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो बस उसी को अपन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कह देंगे। जैसे इन दोनों उदाहरणों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्रियाकारक क्या हुआ, 2 भागों में टूटा है। तो नोट करो इनको वीडियो पॉज करके भी। किया नोट। लास्ट प्रकार ले लेते हैं इस वियोजन अभिक्रिया का, जिसे अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। चलो भाई लास्ट ले लेते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया।
देखो भाई, हमने ऊष्मीय वियोजन और प्रकाश वियोजन दोनों में ये कहा भाई क्रिया कारक ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्रिया कारक विद्युत ऊर्जा का अवशोषण करके दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूटता है। लेकिन यहां थोड़ी सी अपन बात समझें कि कोई भी क्रिया कारक विद्युत ऊर्जा का अवशोषण कब करता है, जब या तो वो विलयन के रूप में हो या फिर वो द्रव अवस्था में हो। द्रव अवस्था को अपन गलित अवस्था भी बोलते हैं। तो पदार्थ किस रूप में होना चाहिए, या तो विलयन के रूप में होना चाहिए या फिर गलित रूप में होना चाहिए। गलित अवस्था को ही अपन द्रव अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। तब जाकर के वो विद्युत ऊर्जा का अवशोषण कर पाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठोस अवस्था में हो, उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे तो वो विद्युत धारा उसमें जाएगी नहीं, वो विद्युत ऊर्जा का अवशोषण करेगा ही नहीं। लेकिन उसकी जगह आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेयर फिर विद्युत धारा प्रवाहित करें ना, तो फिर वो सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता, अपघटित हो जाता। तो इसकी परिभाषा उन दोनों से थोड़ी सी अलग लेंगे अपन। तो देखो इसकी परिभाषा क्या याद करनी है आपको, कि जब किसी पदार्थ की विलयन या द्रव का मतलब समझ गए गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विद्युत ऊर्जा का अवशोषण करके दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बात है पूरी। अब उदाहरण भी अपन इसमें दे देते हैं। तो देखो उदाहरण में एक तो मैं ले लेता हूं जल H2O, द्रव अवस्था में होता है ये। तो द्रव अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत धारा जाएगी। इसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित की, विद्युत धारा, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता, अपघटित हो जाता। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें जल में दो आयन होते हैं, एक तो H+ और दूसरा OH-। और जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, इसमें O-2 ये आयन है जल के अंदर, ठीक है। और जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो एक तो कैथोड होता है इलेक्ट्रोड और एक होता है एनोड, ठीक है भाई। तो कैथोड के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, ये तो कैथोड पर जाकर के हाइड्रोजन गैस बनाता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ना O-2, ये एनोड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाकर के क्या करता है, ये ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा देखें, हाइड्रोजन कहाँ पर मिलेगा आपको, कैथोड पर। भाई ये जो H+ है ये कैथोड पर जाएगा, यहाँ ऋणावेश है और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो मिलेगा आपको कैथोड पर, ठीक है। और ये किस पे मिल जाएगा, एनोड पर,
ठीक, संतुलित कर लो एक बार इनको, ये गैसें हैं दोनों, संतुलित भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ 2 लगा लेता हूँ, देखो, और यहाँ पर भी 2 लगा लेता हूँ। समझ रहे हो बात को? ऑक्सीजन इधर 2 थे, 2 कर दिया मैंने, हाइड्रोजन 4, ये 4 हो गए। ठीक है, दूसरा उदाहरण और ले लूँ, NaCl, ये जलीय विलयन के रूप में काम में लोगे और इसमें भी आप क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा। तो देखो इसमें भी 2 आयन हैं, NaCl है, तो Na+ और Cl-। तो आप समझो थोड़ा सा कि ये Na+ है, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। तो आपको कैथोड पर तो क्या मिल जाएगा, Na मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Na। और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये कहाँ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। तो एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं Na और यहाँ पर Cl2 ये दोनों दिखा देता हूँ। ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होगा और ये गैस के रूप में प्राप्त होगा। समीकरण को संतुलित कर लेवे। तो क्लोरीन 2 है इधर, यहाँ मैं 2 लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी 2 लगा लेता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, ये Na इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये किस पर मिलेगा आपको, कैथोड पर। तो ये तो मिला आपको कैथोड पर, कैथोड, और ये आपको मिल जाएगा एनोड पर। क्यों, Cl- नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये किस पर भागेगा, एनोड पर भागेगा। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं अब। तो भाई देख लो, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हमने क्या किया कि जब किसी पदार्थ की विलयन या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत ऊर्जा का अवशोषण करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, और इसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर हमने 2 उदाहरण दे दिए। एक तो जल है, जब जल के अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तो आपको कैथोड पर मिलेगा और ऑक्सीजन एनोड पर मिलेगा। और ऐसे नमक का जलीय विलयन है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये Na और Cl2 इन दोनों में विभक्त हो जाएगा। तो आपको Na तो मिलेगा कैथोड पर और एनोड पर क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। इसके पीछे लॉजिक यही है भाई, जल के अंदर 2 आयन हैं, एक तो H+ और दूसरा O-। और जो अपन विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रोड डालते हैं तो उस पर एनोड और कैथोड 2 होते हैं। तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो आयन है विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, जैसे O-2 तो एनोड की तरफ भागेगा और ये H+ कैथोड की तरफ भागेगा। तो इसीलिए हमें ऑक्सीजन गैस तो किस पर मिला, एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस किस पे मिला, कैथोड पर। ऐसा ही सोडियम के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए था। ठीक है ना। तो भाई अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इन बातों को भी आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है भाई, कर लिया नोट आपने। अब शेष बची हुई 2 अभिक्रिया हैं, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।